गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। हम बच्चे ऐड हुए हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, यहीं से बताना है चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस तक हो गया था। अब हमें आज बात करते हैं स्ट्रेटजिक एनालिसिस हो गई, ठीक है। अब हमें जो भी हम स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस फॉर्म में, वो क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम अगर चूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम किस बेसिस पर उसका सिलेक्शन या किस बेसिस पर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें ये चूज करनी चाहिए। बेटा एक सेकंड रुकना बस। ओके मैम। तो क्यों हम कौन सी स्ट्रेटजी को चूज करें, ठीक है। तो स्ट्रेटजी की जो चॉइस होती है वो फाइनल स्टेप होता है स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन फेज का, ठीक है। किसी भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, उसमें जब हम स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसका जो फाइनल फेज होती है वो स्ट्रेटजी का की चॉइस या उसका सिलेक्शन ही होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा भी हुआ है स्ट्रेटजी चॉइस इज द final step in the strategy formulation phase of strategic management. It involves the selection of a strategy or set of strategies that helps in achieving organizational objectives. Basically हम क्यों strategies को choose करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या मोटिव है या जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको हम फुलफिल कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रेटजी को चूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर या जो भी हम स्ट्रेटजी को चूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, लाइक ब्रूएक ने भी लिखा है, स्ट्रेटजिक चॉइस इज द डिसीजन which selects from among the alternative grand strategies which will best meet the enterprise objectives. The choice involves consideration of selection factors, evaluation of the alternatives against these criteria and the actual choice. ठीक, ब्रूएक का कहना ये था, स्ट्रेटजिक चॉइस बेसिकली वो डिसीजन होता है जो कि लिया जाता है अमंग ऑल ऑल्टरनेटिव ग्रैंड स्ट्रेटजीज। बहुत सारी स्ट्रेटजीज थी, उसमें से तुम पर्टिकुलर कौन सी चूज कर रहे हो फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चूज कर रहे हैं, विच विल बी, जो भी हम चूज कर रहे हैं वो इसलिए चूज कर रहे हैं अवेलेबल ऑल स्ट्रेटजीज में से, जिससे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज या जैसा भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें जो बेस्ट सूटेड होगी, ठीक है, वही हम चूज करेंगे, ठीक है। और ये जो भी इसके लिए जो भी सिलेक्शन फैक्टर्स होंगे वो सारे जो भी क्राइटेरियाज होंगे उनको फुलफिल करते हुए हो, ठीक है। इसी बेसिस पर हम स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ है, आइडियली स्पीकिंग दैट स्ट्रेटजी शुड बी चूजन व्हिच फिट्स टू ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट इन द लाइट ऑफ environmental opportunities and threats and organizational strengths and weakness. However, a number of subjective factors have their impact on the final choice of strategy. Therefore, a situation may arise in which various choice factors stand in conflict to other. In such a situation, a modifying process emerges which may force to choose an acceptable strategy rather the best strategy. आइडियली स्पीकिंग मीन्स अगर आइडियली हम बात करें, जो आइडियल सिचुएशन की अगर बात करें, जो भी स्ट्रेटजी चूज की जाती है वो वही चूज की जाएगी जो कि बेस्ट सूटेड होगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में, ठीक है। जिसमें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में हम अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हीं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हम बाद में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से ओवरकम करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी स्ट्रेटजीज की चॉइस या सिलेक्शन में वर्क करते हैं, और आफ्टर दैट सिलेक्शन और चॉइस ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस भी अराइज होती हैं जो कि बेसिकली कंफ्लिक्ट भी ला सकती हैं। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकर के तौर पर काम कर रहे होते हैं हमारी फॉर्म में। लाइक हमारे जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो सारे
पॉलिसी मेकर्स ही होते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं और वही पॉलिसीज का ही क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब किसी एक पर्सन का कोई और ही पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी दूसरे पर्सन का कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेजॉरिटी का डिसीजन होता है हम उस पर काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने अपने डिसीजंस पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हम जो भी हम स्ट्रेटजीज को चूज कर रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। अब क्या प्रोसेस हो सकती है उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स। जो भी हमारे पास स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स थे, अपने स्ट्रेटजीज के फॉर्मुलेशन स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं जिस जगह, तो वहां पे जो भी हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स थे उन सबको हमें चूज करना है, उन पर हमें फोकस करना है, ठीक है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, अब उस पर जब हम फोकस करेंगे, फिर उसके बाद हमने जब हमने उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स पर फोकस किया, उसके बाद हम उनका इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, हम उन्हीं के बेसिस पर इवेल्युएशन स्टार्ट करते हैं। जब हम इवेल्युएशन करते होंगे तब हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती होंगी। आफ्टर दैट इवेल्युएशन की कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन पे सूट कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजी से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काम हमें देखना या तय करना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज को हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक। अब ये करने के बाद जब हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट कर लिया, उसके बाद अब हमें अपने डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स को कंसीडर या उन पर हमें स्विच करना है कि किन फैक्टर्स के बेसिस पर हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को चूज करेंगे, ऐसा डिसीजन हम ले सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे दो फैक्टर्स काम कर रहे होंगे, जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो दो फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे बेसिकली एनालिटिकल टेक्निक्स पर हम यूज करते हैं, जहां पे हमें एनालिसिस करनी होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी है और क्या हुआ। मैम आपने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करी है ग्रुप पे? हाँ, इसकी पीडीएफ भेज चुके हैं। ओके मैम, अभी नहीं मिला है, एक बार चेक कर लेना एक बार, हम वैसे सेंड कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यही एक टॉपिक ही अदर देन टॉपिक है जो कि यूनिट 3 से भी मैच कर रहा है। यूनिट है ये बेसिकली यूनिट 4 का टॉपिक, बट ये मैच कर रहा है यूनिट 3 से भी। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ हमारी 3 यूनिट्स प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमें यूनिट 4 पे ही प्रॉपर बात करनी है, आज इसी को ही कंप्लीट करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात कर रहे थे। तो हमारी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी एनालिटिकल टेक्निक्स पे काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो एनालिटिकल टेक्निक समझ रहे हो क्या होती है, ये वो टेक्निक्स होती हैं जिन पर हमें ऐसे कह सकते हैं जिन पर हमें मेन काम करना होता है, ठीक है। एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करें तो वो सारी टेक्निक्स जिन पे हमें एनालिसिस करनी होती है, बहुत ही डीप एनालिसिस, और इस एनालिसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स या डेटास का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इसे नॉर्मेटिव या रैशनल या प्रिस्क्रिप्टिव फैक्टर्स भी कहा गया है। मेनली ये सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल टेक्निक्स में ही यूज होते हैं। कौन से, हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्टिव फैक्टर्स की। सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक पर्सन के इंडिविजुअल जजमेंट पर बेस होते हैं, या इंडिविजुअल जजमेंट नहीं, जहाँ जो ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं उनका किसी फैक्टर या किसी पॉइंट को लेकर जो उनका खुद का जजमेंट होता है उस पर जो बेस्ड होते हैं, वो हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है, जब हमने फैक्टर्स वाइज डिसाइड कर लिया कि कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम कौन सी एनालिसिस करेंगे या कौन सी हम स्ट्रैटेजी को चूज करेंगे, उस केस में हम करते हैं क्या, फाइनल, उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो हमारा होता है स्ट्रैटेजिक चॉइस का।
हमें किस स्ट्रेटजी को चूज करना है फॉर आवर ओन बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड होगी। ठीक है, अब ये तो बात हमने यहाँ पे फाइनली चूज कर ली, सेलेक्ट कर ली। ठीक, अब हमें फाइनली उन फैक्टर्स पर आना होता है जिन फैक्टर्स की अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल वे में या एक्सटर्नल फॉर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, अभी कल भी ये डिस्कस किया गया था, बोलो। ये डेट से हम बोल रहे हैं, तुम लोग भी बोलो। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं। कौन से होते हैं मैम? एक्सटर्नल फैक्टर्स, हाँ बोलो। सप्लायर मैम, कस्टमर्स। बेटा ये इंटरनल होते हैं और इंटरनल में भी एक्सटर्नल होते हैं। सही कहा, हाँ हाँ सही कहा। लेकिन एक्सटर्नल भी हमारे दो तरीके के होते हैं, उसमें भी हमारे आते हैं एक माइक्रो फैक्टर्स, एक आते हैं मैक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल लेवल पर या स्मॉल स्केल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट करते हैं। बट जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो लार्ज स्केल पर या बिग लेवल पर हमारी फर्म को इफेक्ट करते हैं, लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो लाइक दिल्ली में तुम लोग देख रहे होगे 6 डेज का लॉकडाउन अनाउंस किया गया है कल रात 10 बजे से, जो कि स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये एक टाइप का पॉलिटिकल फैक्टर है। ठीक है, और जितने भी पर्सन है वो सब अबाइड बाय द लॉ है, एक कानून से बंधे हुए हैं, तो उन्हें उसको फॉलो करना ही होगा। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में, लाइक अगर कोई किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी नेसेसिटी जो कि फुलफिल होना बहुत जरूरी है, तो उस केस में छोड़ के अदर केसेस में आपको जरा भी बाहर अलाउड नहीं है निकलना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक टाइप का हमारा पॉलिटिकल फैक्टर हुआ। ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमी पे या हमारी कंट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। इस टाइप की चीजें हमारी आती हैं किसमें, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स में। अब कुछ क्लियर हुआ। अब यही, अब अगर हम इंटरनल कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो वो क्या हो जाएंगी, बोलो। बोलो बच्चों, तुम लोग तो चुप हो जाते हो। अरे बहुत बेसिक सा चीज है। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स हमारे खुद के फर्म के अंदर काम करने वाले उसके ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजरियल लेवल पर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, ये सब हमारे इंटरनल कंस्ट्रेंट्स में आते हैं। ठीक है, लाइक देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ भी गया, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स की बात करें या फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस और मैनेजरियल पावर रिलेशंस, मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, मैनेजरियल लेवल पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे क्या है, हमारे इंटरनल कंस्ट्रेंट्स ही तो है जो हमारी किस पर बहुत इफेक्ट डाल रहे हैं। आई बात समझ में? थोड़ा ध्यान दिया करो, जो पहले पढ़ाया जा चुका है उस पर, और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से कैसे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखा करो। नेक्स्ट हमारा क्या है, वैल्यू एंड प्रेफरेंसेस एंड मैनेजरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। वैल्यू एंड प्रेफरेंसेस मींस, बोलो। तुम लोग की तो ये बड़ी खराब आदत है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना पसंद करते हो। वैल्यू एंड प्रेफरेंसेस मींस कस्टमर जिन वैल्यूज को प्रायोरिटी दे रहा है, कस्टमर दे रहा है या मैनेजरियल लेवल पर दिया जा रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं तो अभी हम विद इन द फर्म बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम जिन वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेटजीज के सिलेक्शन में बहुत फर्क डालते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटजी। इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटजी मींस हम प्रीवियस टाइम पीरियड में जो भी स्ट्रेटजीज यूज कर चुके हैं उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी तो हमारे करंट टाइम पीरियड की स्ट्रेटजीज पर असर डालते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट मींस हमें इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, जिसमें एक टाइम प्रेशर है, टाइम फ्रेम है, टाइम हॉरिजन है और टाइमिंग ऑफ द डिसीजन है। टाइम कंस्ट्रेंट मींस जो हम स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं उसमें टाइम फ्रेम का एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइफ टाइम प्रेशर, सपोज तुमने जो स्ट्रेटजी तुमने ली है, अडॉप्ट की है अपनी फॉर्म के लिए, उससे उसके साथ ऐसा है कि उस स्ट्रेटजी के चलते जो भी तुम उसके फैक्टर्स के चलते तुम्हें जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो तुम्हें विद इन 1 वीक उसे कंप्लीट कर लेना है। तो क्या है, तुम्हारे साथ एक टाइम प्रेशर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ कि एक गिवन टाइम प्रेशर में, एक गिवन टाइम पीरियड में, एक गिवन टाइम फ्रेम में या टाइम हॉरिजन में तुम्हें वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा टाइम प्रेशर कहलाता है। टाइम फ्रेम मींस एक जो ये सेकंड एस्पेक्ट है जो कि टाइम डायमेंशन में आता है, वो होता है कि एक जो भी तुम्हारा डिसीजन है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही यूजफुल है। लाइक अब अगर हम तुम करंट सिनेरियो की बात करो तो ये जो लॉकडाउन है ये हमारे लिए यूजफुल सिर्फ इसी सिचुएशन में हो तो नहीं तो होगा। अगर हम नॉर्मल कोर्स की बात करें तो क्या हमें लॉकडाउन की जरूरत पड़ी थी आज तक? कभी इतने बीते सालों में कभी नहीं पड़ी। तो ये हमारा टाइम फ्रेम हुआ। ठीक है, टाइम फ्रेम, टाइम प्रेशर, टाइम हॉरिजन और टाइमिंग ऑफ द डिसीजन, ये चारों अलग अलग चीजें। टाइम हॉरिजन की बात करें तो ये टाइम हॉरिजन बेसिकली हमारे जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं अपने कमिटमेंट के ओर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में हमें जो भी रिक्वायर्ड हमारे लिए डिसीजन हो हम सिर्फ वही यूज करें। ठीक है, मींस राइट डिसीजन एट राइट टाइम फॉर राइट टाइम, फॉर राइट प्लेस एंड फॉर राइट टाइम हॉरिजन। नेक्स्ट लास्ट क्या है? टाइमिंग ऑफ द डिसीजन। जो हम डिसाइड कर रहे हैं स्ट्रेटजी, उसकी टाइमिंग मींस लॉकडाउन के लिए कोई भी बिजनेसमैन अलग स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, सब चीजें वो फुली ऑनलाइन मोड में आ चुकी हैं। नॉर्मल कोर्स में कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी, पर जब से लॉकडाउन या ये कोरोना का कोविड का प्रेशर आया है तब से सारी चीजें ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। तो जो हमारा डिसीजन है उसकी टाइमिंग क्या है बहुत हद तक डिपेंड करता है इस पर भी। ठीक है, लास्ट हमारा है इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट्स। वो सारे फैक्टर्स या वो सारी चीजें जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है एट द टाइम ऑफ डिसीजन, वो हमारे इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। लास्ट हमारा है हमारा कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन। कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन मींस हमारे कॉम्पिटिटर का क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स आवर एडॉप्टेड स्ट्रेटजी। वो हमारी स्ट्रेटजीज जो हम यूज कर रहे हैं उसके चलते जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, बिजनेस फर्म के जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ हम किस तरीके से यूज टू हो रहे हैं, या कैसा हमारा बिहेवियर हो रहा है, या हम कैसा रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, इन सब चीजों पर हमारे कॉम्पिटिटर का क्या रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, इतना ma'am. क्लियर हुआ हमें? इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? Ma'am. थैंक यू मैम।